आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। इस वीलॉग के अंदर बात होगी मुकदमात के हवाले से, इस वीलॉग के अंदर बात होगी सियासी इक़दामात के हवाले से, और आज जो अदालत में मंजरनामा मार कुटाई वाला देखने में आया उस पर बात होगी। मियां वाली का मुकदमा था, उसमें आलिया हमजा समेत 104 कैदियों की जमानतें मंजूर हुई और एडवोकेट परवेज मलिक ने उसके दलाल दिए हैं। सनम जावेद और आलिया हमजा की जब जमानतें मंजूर हुई हैं तो दूसरी तरफ सरगोदा से जमानत होने के बाद मूसा खेल की पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंच गई। तो ये जमानतें और गिरफ्तारियों का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक ये तमाम मुकदमात खत्म नहीं हो जाते, और अगर खत्म भी होंगे तो दीगर मुकदमात में जिम्मियों के अंदर नाम शामिल कर दिए जाएंगे। और ये केओस और टर्मोइल और हब्स कब तक खत्म होगा? जब तक टेबल टॉक नहीं होगी। और टेबल टॉक कब होगी उसके कोई भी इम्कानात अभी तक रोशन नहीं हो रहे, क्योंकि अगर आप दूसरे केसेस में देखें तो दूसरे केसेस में भी चीज़ें कुछ मुख्तलिफ हैं। फिर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही बात नहीं हुई, बरतानिया ने भी बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले को जो करार दिया उस पर उन्होंने अनजस्टिफाइड करार दिया उसे, कि ये जो है ये तनकीद की गई उसके ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे बिला जवाज करार दे दिया। फैसले की कॉपी सुप्रीम कोर्ट ने भिजवाई। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने वाले इंतखाबी निशान हासिल करने के हकदार नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की हिदायत के ऊपर बरतानवी हुकूमत को खत लिखा गया। बैन अवी सतह के ऊपर बेशुमार ममालिक ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात के जवाब में पाकिस्तान की अदालतें जो हैं, जो एक तरफ हुकूमत की तनकीद का निशाना बनी हुई है, तो दूसरी तरफ बैन अवी सतह के ऊपर भी जो तनकीद हो रही है, एक तरफ किसी के मुखालिफ, दूसरी जगह उसके हक में जो बातें हो रही हैं, तो उसको भी जस्टिफाई उनकी तरफ से किया जा रहा है। और काजी फाइज ईसा साहब के हुक्म के ऊपर जवाब में बरतानवी हुकूमत को खत लिखा गया है कि आपका जो एतराज़ है वो बिला जवाज़ है, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए थे। अब बहुत सारी बातें ये भी हो रही हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंट्रा पार्टी इलेक्शन बिला मुकाबला वो जीते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब, उसके ऊपर भी बात होगी और उसके ऊपर भी केस आगे चलाए जाएंगे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तारिक फजल चौधरी साहब को फॉर्म 45, 46, 47 बयान हल्फी के साथ आइंदा समात 5 जून से पहले जमा कराने का हुक्म हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो शुएब शाहीन थे, उनकी मुबैना धांधली के खिलाफ पटिशन पर तहरीरी हुक्म जारी हुआ है। और ये पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बारहा ही कहा गया कि आप ये फॉर्म सबमिट करवाएं, लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं करवाए गए। और इसके ऊपर मैंने एक तहकीक भी आप लोगों की गुज़ार की थी, जो नया एक ऑडिट हुआ था, और उस ऑडिट के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हकाइक के तौर पर मंजर-ए-आम पे आई थी, जिसमें इनके हल्के के अंदर 200 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्द-ओ-बदल की बात की गई थी। और उस ऑडिट के मुताबिक जो फॉर्म 45 उन्हें मौसूल हुए थे, उसकी क्लैरिफिकेशन इस तरीके से मंजर-ए-आम पे आई थी कि जो वोट शुएब शाहीन साहब के बनते थे वो वोट तारिक फजल चौधरी साहब के खाते में डाले गए, और कहा गया कि वोटों को भी बढ़ाया गया। नीचे से जिस तरीके से बढ़ाया गया, 40 वोटों के साथ एक जीरो लगा के उसे 140 किया गया, 400 वोटों के साथ एक लगा के उसे 1400 वोट किया गया। तो ये हकाइक उनकी तरफ से मंजर-ए-आम पे आए थे। अब तीसरी तरफ इस्लामाबाद की अदालत में आमद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने बुशरा बीबी के जो साबिक शौहर हैं खावर मानेका, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में इद्दत में निकाह केस की जब समाअत हुई, जिस सिलसिले में बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानेका अदालत में पेश होने के लिए आए, जहां अदालती इहाते में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे, उन्होंने उन पर तशद्दुद किया, थप्पड़ मारे, धक्के दिए। आप वो वीडियो देखें तो बाकायदा तौर पर वो हमला था। खावर मानेका पे वकील के तशद्दुद के बाद उनके साथ मौजूद वकला जो थे, उन्होंने उन्हें बचाया और वापस उन्हें अदालत में ले गए। अदालत में जज के चैम्बर में जाने के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कमरा अदालत में खावर मानेका को बोतलें मारी। जब जज साहब उठ के चैम्बर में चले गए, उन्होंने फैसला नहीं सुनाया, तो फैसला ना सुनाने के बाद खावर मानेका अदालत में मौजूद थे, तो पीटीआई के जो लॉयर्स थे उन्होंने बोतलें उठा उठा के खावर मानेका को मारी। अब क्या ये जस्टिफाइड है? खावर मानेका के अदालत के अंदर जो बयानात हैं उसका अदालती महाज के ऊपर सामना किया जाएगा या यूं हमले करके किया जाएगा? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने अगर हमला किया तो किसके कहने के ऊपर किया है, और इस हमले से क्या उनको फायदा होगा या केस के अंदर नुकसान होगा? ये भी एक अहम सवाल है। तनकीद करनी है तो लफाजी के साथ और लफाज का चुनाव अच्छा करके भी तनकीद की जा सकती है। मिसाल के तौर पे जब ये सब कुछ हो गया, जब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के शाहरुख अर्जुमन साहब जो हैं, उन्होंने उस केस की समाअत कर ली, तो उसके बाद जो आके बैरिस्टर अली गौहर साहब ने या शिबली फराज साहब ने गुफ्तगू की है, तो उस गुफ्तगू के साथ भी तो तनकीद हो सकती है, उस तरीके से भी तो हो सकती है। क्योंकि आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शाहरुख अर्जुमन साहब जो थे, उन्होंने बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के इद्दत पे निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पे महफूज फैसला सुनाना था, लेकिन वो फैसला सुनाए बगैर चले गए।
इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ दायर अपीलों पे समाअत जो हुई तो सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद की अदालत के अंदर जब आज समाअत का आगाज हुआ तो समाअत जब शुरू हुई तो शाहरुख अर्जुमंद साहब ने इस्तफसार किया कि क्या जो सरकारी वकील है रिजवान अब्बासी वो आए हैं या नहीं आए, जिस पर उनके मुआविन वकील ने बताया कि रिजवान अब्बासी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं तो थोड़ा वक्त दे दें। इब्तदाई तौर पे कहा गया कि थोड़ा वक्त दे दें, तो जज साहब ने ये कहा कि 9 बजे का मैंने वक्त दिया था, रिजवान अब्बासी को आना चाहिए था, जिस पर मुआविन वकील साहब ने कहा कि रिजवान अब्बासी साहब जो है वो दलाइल देना चाहते हैं, यानी पहले उन्होंने कहा वक्त दे दें, फिर उन्होंने कहा कि दलाइल वो देना चाहते हैं लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया। अदालत ने पूछा कि रिजवान अब्बासी साहब कब तक आएंगे और फिर खुद अदालत ने उन्हें 10:30 बजे तक पेश होने की हिदायत कर दी। आज की समाअत में रिमार्क्स कोई नहीं थे या उसके अंदर दलाइल कोई नहीं दिए गए। रिजवान अब्बासी साहब जो है वो मुकर्रर वक्त पर भी अदालत नहीं पहुंचे, तो शाहरुख अर्जुमंद साहब ने कहा कि रिजवान अब्बासी से मुशावरत करके बता दें कि आप क्या चाहते हैं। मीनवाइल खबर मानिका के जो मुआविन वकील थे उन्होंने सेशन जज से मुकालिमा करते हुए कहा कि हमारा केस आप किसी और अदालत में ट्रांसफर कर दें। एक तरफ जो हुकूमती वकील हैं वो वक्त मांग रहे हैं कि हम दलाइल देना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ ये कहा गया कि किसी और अदालत में ट्रांसफर कर दें। जज साहब ने उस पर कहा कि अदम एतमाद की दरखास्त आपने पहले दायर की थी, वो खारिज कर चुका हूं, जो बताना है अपने वकील को बता दें। खबर मानिका ने सेशन जज से मुकालिमा करते हुए कहा कि मैं आपसे इस केस का फैसला ही नहीं करवाना चाहता, जिस पर जज साहब ने यह सवाल किया कि इसकी वजह क्या है, बार बार अदम एतमाद किया जा रहा है, कुछ ठोस वजह है तो वो आप बता दें। किसी न किसी जज के पास ये फैसला जाएगा, वो फैसला तो करना है ना केस का। लेकिन कमरा अदालत में जब शोर हुआ जज साहब वहां से उठे और उन्होंने फैसला सुनाने के बगैर अपने चेंबर में चले गए। अब चेंबर में गए तो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट होना शुरू हो गया कि फैसला नहीं सुनाया गया और वो फैसले से उठ के चले गए। लेकिन बाद में हकायक ये हैं कि सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद साहब ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया जो बुशरा बीबी हैं उनकी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर थीं। खबर मानिका ने मुझ पर अदम एतमाद का इजहार किया और अदम एतमाद की दरखास्त इससे पहले मैं खारिज कर चुका हूँ। शाहरुख अर्जुमंद साहब उस खत के अंदर ये भी लिखते हैं कि खबर मानिका का दोबारा अदम एतमाद मुझ पर करना जो है वो अपीलों पर फैसला सुनाना मुझे दुरुस्त नहीं लग रहा और अपील्स जो है उनको दीगर किसी अदालत में ट्रांसफर करने की मैं दरखास्त करता हूँ। खबर मानिका और उनके वकला ने हमेशा समाअत में खलल डालने की कोशिश की। ये जज साहब की तरफ से लिखे गए खत के मतन में ये जुमला शामिल है। अब जज साहब कर रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, उनके वकला की तरफ से या खबर मानिका साहब की तरफ से जो भी अल्फाज वहां पे इस्तेमाल किए गए, क्या वैसे ही अल्फाज आप दोहरा के उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? कतई तौर पे नहीं कर सकते। क्या आप हमला करके जस्टिफाई कर सकते हैं? कतई तौर पे नहीं कर सकते। कि एक शख्स आपके मुताबिक अगर अखलाक से गिरी हुई बातें कर रहा है तो क्या आपको भी अखलाक से गिर जाना चाहिए या कानून के दायरे में रहना चाहिए? सवाल ये पैदा होता है, शिबली फराज साहब को भी पूछना चाहिए, बैरिस्टर गौहर साहब को भी पूछना चाहिए कि वकला ने हमला किसके कहने के ऊपर किया, क्योंकि शिबली फराज साहब और बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू उस हमले से कदर मुख्तलिफ है, यानी अंदाज ही मुख्तलिफ है। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि इद्दत में निकाह केस तो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तरफ से बयानात मुकम्मल हो चुके थे, फिर जज साहब पे प्रेशर डाला गया। उन्होंने कहा हम कहते हैं ये इंसाफ नहीं नाइंसाफी है, ये बुनियादी हुकूक के मुनाफी है, ये इंसाफ का कत्ल है। ये वो केस है जो 2 दिन के अंदर मुकम्मल हो चुका था और हमें सबूत पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। हम अदलिया से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि खबर मानिका ने अदालत को ये कहा कि मुझे 10 मिनट का वक्त चाहिए। अदालत ने खबर मानिका को 10 मिनट से ज्यादा का वक्त दिया। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि खबर मानिका ने अदालत में बहुत गैर अखलाकी गुफ्तगू की है। अब उनकी गुफ्तगू के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने तो गैर अखलाकी गुफ्तगू नहीं ना की, शिबली फराज साहब ने जो बातें की उसमें तो कोई गैर अखलाकी पहलू नहीं था। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो वकला की जानिब से जो इकदाम उठाया गया वो इस केस में फायदा लेगा ये नुकसान देगा, और अगर नुकसान होता है तो वो किसकी ईमा पे हुआ, और अगर फायदा होगा तो वो किसके कहने पे होगा, ये एक सवाल है। क्योंकि अगर आपको अदालती महाज के ऊपर ही जंग लड़नी है और जजेस आपके दिफा के अंदर ही बोल रहे हैं और पूरा मंजरनामा अगर आपको अपने हक में दिखाई देता है तो मंजरनामा खराब करने की बातें कौन कर रहा है। दूसरी तरफ आज जाती उमरा में इजलास हुआ है, बजट इजलास, जिसकी सदारत जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ साहब ने की है। अब मुश्तरका तौर पे उसकी सदारत की गई जिसमें वफाकी वज़रा भी बैठे थे, वो कमेटीज के अफराद बैठे थे जिन्होंने बजट को तश्कील देना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब ने उसकी सदारत की है तो पार्टी सदर के तौर पे आप सदारत कर रहे हैं, लेकिन आपने हुक्मनामा किसको जारी करना है, आपने गाइडलाइन किसको देनी है? गाइडलाइन देनी है आपने विफाकी वज़रा को जिन्होंने इंप्लीमेंटेशन करनी है। तो अगर बड़ी मसनद के ऊपर, बड़ी मसनद है मुल्क की वजारत उस्मा, वो मसनद है, वो चेयर कर सकती, लेकिन वो चेयर करते हुए जो पार्टी सदर के तौर पर भी आप चेयर कर रहे हैं और उसको आप जस्टिफाई इस तरीके से करेंगे ये तो हमारा पार्टी इजलास है,
تو پارٹی اجلاس کے اندر آپ کے بیٹھے وفاقی وزراء ہیں, آپ گائیڈ لائن دے رہے ہیں, تو بطور آپ اس اجلاس کی صدارت کے طور پہ دے رہے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اجلاس جو ہے یہ جاتی امرا میں ہونے کی بجائے کسی اور جگہ پہ ہوتا. چیئر پرائم منسٹر ہی سے کرتے ہیں, بطور پارٹی ممبر اور بطور پارٹی صدر بیٹھے ہوتے وہاں پہ نواز شریف صاحب, اور نواز شریف صاحب وہاں پہ چیئر کرنے کی بجائے وہاں پہ اپنی مشاورت کے ذریعے بتاتے کہ یہ کچھ ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ سیاست کے پہلو مختلف ہوتے ہیں اور سیاست میں طرز ہر کسی کی مختلف ہوتی ہے. یہ جو دونوں اطراف سے سیاسی طرز اپنائی جا رہی ہے یہ فائدہ مند ہے, سود مند ہے یا نقصان دہ ہے, یہ وقت بتائے گا. لیکن اتنا تو محتاط ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں, تنقید کے لیے وہ آپ دائرہ کار اپنائیں کہ جس میں تنقید بجا لگے. اب عظمہ بخاری صاحبہ ٹویٹر کے اوپر ایک تصویر لگاتی ہیں, ایک گاڑی ہے جس کا نمبر 804 ہے, وہ اوندھی پڑی ہوئی ہے اور اس کو ایکسیڈنٹ ہوا. تو انہوں نے اس کے اوپر کیا لکھا کہ یہ 804 نمبر گاڑی ایسے کیوں پڑی ہوئی ہے, یہ تو لٹ پھٹ گئی ہے. اور پھر انہوں نے آگے لکھا افسوسناک. اب وہ گاڑی کسی عام شہری کی, اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا, وہ حادثے میں اس کے ساتھ کیا بیتی ہے آپ کو معلوم نہیں ہے, لیکن آپ کسی دوسرے پہ تنقید کرنے کے لیے اس کی گاڑی کا جب حوالہ دے رہے ہیں تو یہ اس کی بھی تصدیق ہو رہی, یہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی. آپ ایسی چیزیں اٹھا کے کسی دوسرے کے اوپر اگر آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ اس سے کسی اور کی ہتک نہ ہو رہی, کسی اور کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو, کسی اور کو تکلیف نہ ہو رہی. لیکن کیا پاکستانی سیاست اتنی با اخلاق ہے, وہ دیکھنا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے